नमस्कार दोस्तों, लर्न विद रजनी और स्मृति कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप फोर्थ ग्रेड वैकेंसी और ड्राइवर भर्ती एग्जाम के एस्पायरेंट हैं, आज के वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के सिलेबस पर। फोर्थ ग्रेड में जो इंग्लिश आएगी उसके सिलेबस पर बात करेंगे। कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं कि इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे तो हमारे पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन सही हों, और जीरो से हीरो कैसे बने अंग्रेजी में। क्योंकि 10th लेवल तक की एग्जाम है तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो भी 10th लेवल तक का ही होगा। जीके में मानकर चलिए कि एनसीईआरटी अगर आपने उठा ली, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। छोटी क्लासेस 30 से लेकर 10वीं तक की आपने एनसीईआरटी की बुक्स कंप्लीट कर ली, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो इंग्लिश में ऐसा आपको क्या पढ़ना है? देखो, इंग्लिश के सारे टॉपिक्स को हम देखेंगे, पहले सिलेबस को देखेंगे और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में किस तरह से क्या क्या टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। उससे पहले हमारी इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो रोज शाम को 7 बजे होती हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो डेली शाम को 7 बजे लर्न विद रजनी पर क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने फोर्थ ग्रेड वैकेंसी और ड्राइवर भर्ती को ही हमने टारगेट किया है, क्योंकि अदर जो वैकेंसीज हैं उनकी बहुत क्लासेस मैंने अवेलेबल करवाई हैं। ये जो भर्ती है वो बाकियों से अलग क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी मैटर आएगा वो 10th स्टैंडर्ड तक का ही आएगा। ठीक है, एडवांस लेवल पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के पीछे दूसरा ये भी रीज़न था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, मेरे जैसे गाँव के भाई बहन होंगे, ऐसे जो बच्चे होंगे जो 10th पढ़कर जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, 12th पढ़कर पढ़ाई छोड़ दी, जो हायर वैकेंसीज की तैयारी नहीं कर सकते और उन्होंने मानस बनाया है फिर से किताब को उठाने का, फिर से तैयारी करने का, तो वो हिंदी मीडियम से हैं। और मैंने ये जो क्लासेस स्टार्ट की हैं इंग्लिश की, वो हिंदी मीडियम के भाई बहनों को ध्यान में रखकर की हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं इंग्लिश में? आपके पूरे 11 टॉपिक हैं। मैंने जब क्लास स्टार्ट की पहले दिन ये कह दिया कि 15 जो क्वेश्चंस आपके आने हैं इंग्लिश में, 120 में से 120 में से आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश के। ओके, तो मैंने वादा किया है कि ये पूरे 15 क्वेश्चन आपके मैं सही करवाऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यूट्यूब पे पूरी ग्रामर पढ़ा रही हूँ। उसके बाद हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज करने वाले हैं। अब हमारा टॉपिक जो है वो टेंस चल रहा है, टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। ठीक है, वही बेसिक 10th स्टैंडर्ड तक का आएगा, कोई एडवांस जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपके टॉपिक है वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फिर है नरेशन, उसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आ गए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें बच्चे थोड़े से, ये तो है बेसिक चीजें, यहाँ थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो वही अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव से अफर्मेटिव में, इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव में, इस तरह से हमें सेंटेंस को बदलना है। अब जब मैं टेंस पढ़ा रही हूँ उसमें मैंने 3 चीजें कवर करवाई हैं बच्चों की। एक तो ट्रांसलेशन, एक तो ये टॉपिक किया है क्योंकि मैं टेंस पढ़ा रही हूँ, उसके साथ साथ हर एक सेंटेंस का हिंदी भी लिख रही हूँ और इंग्लिश भी। उससे आपका ये जो ट्रांसलेशन वाला टॉपिक है ये साथ साथ कंप्लीट हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी साथ साथ कंप्लीट हो रहा है क्योंकि हम अफर्मेटिव अलग देख रहे हैं, इंटरोगेटिव अलग देख रहे हो और निगेटिव अलग देख रहे हैं। भले ही आप मुझसे नहीं कहीं से भी पढ़ रहे हो, एक बार के लिए हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इंग्लिश पर। इंग्लिश में किस तरह से आपको 0 से लेकर 100% तक जाना है। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन। मेन जो चीज है वो करेक्शन ऑफ सेंटेंस में आती है। अब करेक्शन ऑफ सेंटेंस आपको एरर देकर भी पूछ लेगा कि भाई इस क्वेश्चन में एरर कहाँ है, इस सेंटेंस में एरर बताओ। करेक्शन ऑफ सेंटेंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है या फिर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में भी पूछ सकता है।
ये तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से। इस टॉपिक से 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ही हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे हम हर तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये जो टॉपिक है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, तो भाई इसमें जो है वो आपकी नाउन भी आ गई, इसमें आपका प्रोनाउन भी आ गया। मैंने नाउन और प्रोनाउन की क्लासेस ले रखी हैं। वर्ब्स भी आ गई, एडवर्ब्स भी आ गई हैं, एडजेक्टिव भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, ये पार्ट्स ऑफ, इसमें सब कुछ आ गया। ये जो एक टॉपिक है इसका क्वेश्चन टेंस से भी आ सकता है, वॉइस से भी आ सकता है, इनसे भी आ सकता है, पूरी इंग्लिश से आ सकता है। क्लियर? वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड इसे ही कहते हैं कंफ्यूजेबल वर्ड्स, जो कि हाईकोर्ट एलडीसी के टाइम पे मैंने भर भर के बच्चों को करवा दिए थे। और उनसे बाहर जब मैंने संजीवनी बूटी क्लास ली थी, उस संजीवनी बूटी क्लास से ही सारे कंफ्यूजेबल वर्ड्स आए थे। इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। कंफ्यूजेबल वर्ड्स यानी एक जैसे दिखने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उन वर्ड्स में का मीनिंग अलग होता है। अब जब मीनिंग अलग होगा तो सेंटेंस में उनका जब यूज करेंगे तो वो भी अलग अलग तरीके से होगा। बस ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स की भी मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे दूंगी, उससे आप पढ़ना। और उसके बाद में जैसे ही हमारी ये ग्रामर कंप्लीट होती है हम इस पे आएंगे, क्योंकि आपके एंटोनिम सिनोनिम नहीं है, इडियम फ्रेजेस नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। आपके वोकेबुलरी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक हैं। कौन कौन से? एक तो कंफ्यूजेबल वर्ड्स और एक ये ग्लोसरी। कंफ्यूजेबल वर्ड्स और ग्लोसरी। ग्लोसरी क्या होती है मैम? हमने तो आज तक नाम ही नहीं सुना। भाई कोई भी जो इंग्लिश का वर्ड है उसका आम बोलचाल की भाषा में कुछ अलग मीनिंग होगा, लेकिन जो टेक्निकल टर्म होगा, ठीक है, जो शासन होता है, जो ऑफिस होता है, ऑफिशियल ग्लोसरी, ऑफिसेज में उसकी जो औपचारिक लैंग्वेज है वो अलग होगी, उसका मीनिंग अलग होगा। जैसे बिल को विधेयक कहेंगे, फाइल को मिशल कहेंगे, हमें पता ही नहीं था फाइल को मिशल कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्लोसरी। अब ग्लोसरी की प्लेलिस्ट जाकर आप लर्न विद रजनी पर देखना। स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ है अभी अभी, स्टेनो के एग्जाम में ग्लोसरी जो मैंने करवाई है, रिपीटेड ग्लोसरी, उससे बाहर कुछ नहीं गया। पूरी A to Z ग्लोसरी करवा रखी है मैंने। अच्छा, आपको फिर से करवाऊंगी A to Z ग्लोसरी, चिंता करने की बात नहीं है। अब उसके बाद आपको आर्टिकल और डिटर्मिनर्स पढ़ने हैं। आप कहोगे कि ये डिटर्मिनर्स क्या है? ये एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है ना। ये जो आर्टिकल है वो भी एडजेक्टिव में से निकले हैं और जो डिटर्मिनर्स हैं वो भी एडजेक्टिव में से ही निकले हैं। एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन की विशेषता बताता है। अब नाउन की विशेषता बताने वालों को, शब्दों को हमने एडजेक्टिव कह दिया, और अब हमने जो नाउन को जो डिटरमाइन करते हैं, जो निश्चित करते हैं, उनको डिटर्मिनर्स कह दिया। फिर आपके प्रेपोजिशंस भी आएंगे, ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशंस आपको याद करने होंगे, क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछना स्टार्ट कर दिया है इस टाइम पर। जैसे कि बिलोंग एक वर्ब है, ये अपने बाद में टू प्रेपोजिशन लेती है, ये फिक्स है, इसका कोई रूल नहीं है, इनको हमें याद ही करना पड़ेगा। बिलोंग टू, जैसे कि ये अफ्रेड है, अफ्रेड अपने बाद में फिक्स प्रेपोजिशन अब लेगा। आप कहोगे कि मैम इसका क्या रूल है, कब लेगा कब नहीं? नहीं, इसका कोई रूल नहीं है, बस लेगा तो ये लेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पंक्चुएशन। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि पंक्चुएशन, जैसे कि हम कोमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमास लगाते हैं, बस यही पंक्चुएशंस होती हैं, यही पंक्चुएशन होता है। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मेरे होते हुए भी अगर आप इंग्लिश से डर रहे हो तो भाई इसका कोई इलाज नहीं है, आपको मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए। और आपका जब नोटिफिकेशन आएगा मार्च में, उससे पहले हम कंप्लीट इंग्लिश कर चुके होंगे, ओके। अब ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। हिंदी का सेंटेंस दे देंगे, उसको इंग्लिश आपको बनाना, चूज करना है, ठीक है, ऑप्शंस होंगे, और इंग्लिश का सेंटेंस दे देंगे, उसकी हिंदी चूज करनी है। ग्लोसरी का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है, ऑफिशियल ग्लोसरी। अब आपको इनको कंप्लीट कैसे करना है? कंप्लीट ऐसे करना है, कई जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि मैम
PYQs और MCQs करवा दूं। तो ये जो तरीका है वो शुरुआत में करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भले ही आपने कितनी भी बार सारे टॉपिक पढ़े हो, सबसे पहले आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी टाइम है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस पे मूव करना है, पहले नहीं करना। और पूरा दिन ही इंग्लिश को नहीं देना है, पूरा दिन ही इंग्लिश को नहीं देना है। आपको डिवाइड करना है, स्ट्रेटजी के लिए आपको डिवाइड करना है कि हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथ्स। क्योंकि जीके का पोर्शन ज्यादा होता है तो जीके को जो टाइम है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि जीके का पोर्शन ज्यादा है। आप कहोगे कि मैम कंप्लीट जीके एक साथ उठा लें क्या? नहीं, जीके में एक एक सब्जेक्ट को एक बार में लो, ठीक है। एक बार में कला संस्कृति ले ली तो उस एक बार में कला संस्कृति ही पढ़ो। एक एक टॉपिक को एक साथ लेना है और आपको पूरे दिन में ये अलग अलग सब्जेक्ट को टाइम देना है, इंग्लिश को अलग, हिंदी को अलग, मैथ्स को अलग और जीके को अलग। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, आपको मार्केट जाके बुक्स का बोरा भर के नहीं लाना है, बुक्स का बोरा भर के नहीं लाना है मार्केट में। आप मेरे कहने से इस जीके के पोर्शन एनसीईआरटी पढ़ लो बस। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, क्योंकि आपको आपके टॉपिक दे रखे हैं सारे, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको इस बात में डाउट है तो पशु परिचर का आप अभी पेपर उठाकर देख लीजिए, 10th लेवल तक का एग्जाम था और उसमें एनसीईआरटी से ही एज इट इज लाइनें आई हैं। तो आपको एनसीईआरटी, इनका जो लेवल है भाई वो 10th स्टैंडर्ड तक का ही रहने वाला है ना, 10th। भले ही उन्होंने सिलेबस ज्यादा दे दिया और वैकेंसी, ये जो पोस्ट है उस पोस्ट के हिसाब से ये जो सिलेबस है ये बहुत ही हाई सिलेबस इन्होंने दिया है। क्योंकि आप सहायक कर्मचारी ले रहे हो तो आपको इतना ज्यादा सिलेबस देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने दे ही दिया है तो अब हमारी मजबूरी है सारा सिलेबस कंप्लीट करना। तो हमें डिवाइड करना है टाइम को और एक एक सब्जेक्ट को उठाते जाना है और कंप्लीट करते जाना है। शुरुआत में आपको क्वेश्चन ज्यादा निकालने की जरूरत है ही नहीं। मैं तो कहूंगी कि शुरुआत में सिर्फ आप टॉपिक लो, टॉपिक कंप्लीट करो और उसके बाद में क्वेश्चंस निकालो। इस तरह से आप अच्छी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आपका ये जो जीरो से हीरो बनने का जो ड्रीम है वो बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। और क्योंकि एग्जाम जो है वो सितंबर में होगा, डरने की जरूरत है नहीं। जो भाई बहन पर्टिकुलर इस एग्जाम की तैयारी करेगा, क्योंकि 52,400 कुछ वैकेंसी हैं। हमारे खुद के ऑफिस में सहायक कर्मचारी के 3 पद हैं और तीनों खाली हैं। कई बच्चों को ये लगेगा कि मैम फिर आप काम कैसे चला रहे हो। हमने बाहर से डेपुटेशन पे ले रखे हैं, ठीक है। जो सिविल डिफेंस वाले जो बंदे होते हैं उनको हमने डेपुटेशन पे लगा रखा है सहायक कर्मचारी की पूर्ति के लिए। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि वास्तव में हर एक ऑफिस में, हर एक सेक्शन में पोस्ट जो है वो भर भर के खाली पड़ी हैं। तो ये जो भर्ती है बड़ी भर्ती है। अगर आपने मानस बना लिया है तैयारी करने का, एक अच्छी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, एक अच्छे टीचर को पकड़िए, ठीक है, जहां से आपको समझ आ रहा है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे मैथ्स। सब कहते हैं कि ये टीचर बढ़िया है, कोई कहता है ये ज्यादा है, कोई कहता है कि इसके सब्सक्राइबर्स बहुत हैं यार, ये बहुत चल रहा है। नहीं, लोगों की मत सुनो। जहां से आपको जो चीज समझ आ रही है वहीं से आप पढ़ो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगी होंगी। और हमारा काम है गाइड करना, हम सही गाइड करेंगे आपको। और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।